जो ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, शायद कुछ लोग इसे भूल भी गए हों और शायद कुछ लोगों को याद भी हो। ये तस्वीरें हैं ग्रीन अंसल वैली की, जहां पर भारद्वाज परिवार पर कुछ पार्षदों और लोगों द्वारा हमला किया जाता है और उसके बाद जिस तरीके से पूरी स्क्रीन पर ये जेसीबी दिखती है जो उनके घर पर पहुंचती है, उनकी दीवार को तोड़ती हुई नजर आती है। और इस तस्वीरों में आपने ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उनके परिवार पर, जो प्रवीण भारद्वाज हैं, उनकी धर्मपत्नी पर हमला किया जाता है, उनके बच्चों पर हमला किया जाता है और किस तरीके से उन्हें घसीट कर घर के बाहर और उनके घर के अंदर घुसने का प्रयास किया जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें बुरी तरीके से उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को पीटा जाता है। और इस पूरी घटना को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। आज भी क्या हालात हैं, किन परिस्थितियों में प्रवीण भारद्वाज रह रहे हैं, वो भी आपको मैं सुनाऊंगा उनकी जुबानी। और वो किस तरीके से इस पूरे 1 साल जो उनका रहा है, किस तरीके से रहा, क्या चीजें उनके साथ हुई और ऐसी क्या चीजें रही कि कुछ लोग उनके पास आते हैं, उनसे क्या कहते हैं, उनकी जुबानी आप सुनिएगा। पर ये तस्वीरें आप देखिएगा, क्योंकि हम लोग जल्द भूल जाते हैं। ये तस्वीरें आपको वो यादें ताजा कराएंगी। तो आपने अभी पूरी वीडियो देखी कि किस तरीके से 1 साल पहले जो प्रवीण भारद्वाज जी थे, जिनके घर पे ये हमला हुआ था, ये पूरी वीडियो के बाद और 1 साल बीतने के बाद आखिर आज वर्तमान में क्या हालात हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे और जानेंगे इन बीते 1 साल में आखिर क्या हुआ है। क्योंकि हाईकोर्ट से लेकर तमाम जगहों पर प्रवीण भारद्वाज जी गए हैं, जगह जगह आंदोलन किए हैं, कई रैलियां निकाली हैं, पर उसके बाद आज इंसाफ उन्हें मिल पाया है या उनके साथ इन 1 साल में क्या हुआ है, उनकी जुबानी सुनते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि इन बीते 1 साल में उन्होंने क्या अनुभव किया है, उनको क्या क्या चीज़ें उनके साथ उन्होंने फेस की हैं, उनके परिवार ने फेस की हैं। हमारे साथ प्रवीण भारद्वाज जी हैं। भारद्वाज जी, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। इस 1 साल से के पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या हुआ, कैसे आपने पूरा अनुभव रहा, ये पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे। सर 1 साल का मतलब 22 फरवरी को मेरे घटना को 1 साल हो गया था पूरा। और मुझे यहाँ के पुलिस प्रशासन से कोई सपोर्ट नहीं मिला, यहाँ सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिला। आज की डेट तक मतलब आप देखिए कि आपने सुना होगा कि उत्तराखंड की मित्र पुलिस है। मित्र पुलिस ने बहुत अच्छी मित्रता निभाई है। ये बीजेपी के पार्षदों के साथ में जितने हमलावर मेरे घर में आए थे, 80-100 हमलावर आए थे, उन सबके साथ में मित्र पुलिस ने बहुत अच्छी मित्रता निभाई है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैंने अपनी लाइफ में देखा है। 1 साल होने के बाद भी आज तक पुलिस ने चार्जशीट तक सबमिट नहीं की गई है। आप देखिए, हाई कोर्ट ने आदेश करा था कि मेरे परिवार को पुलिस सुरक्षा दी जाए। उसके बाद पुलिस ने मेरे परिवार को हाई कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करी और मेरे परिवार को पुलिस सुरक्षा नहीं दिलाई गई। फिर मैंने हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पुलिस के खिलाफ करा है, जिसकी अभी तारीखें चल रही है। और इसके बाद में हाई कोर्ट पुलिस ने 307 का केस मेरे ऊपर दर्ज करा था। देखिए आप कि मेरे ही घर पे हमला करा, मेरे ही घर तोड़ा, मेरे परिवार के साथ, मेरे नाबालिग बच्चे के साथ, मेरी पत्नी के साथ, हमारे परिवार के साथ मारपीट करी और मेरे ही विरुद्ध 307 का केस पुलिस ने दर्ज कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि पुलिस इन हमलावरों को सपोर्ट कर रही थी। और सपोर्ट करने के लिए मेरे विरुद्ध केस इसलिए डाला गया है कि बाद में केस का दबाव देके और समझौता कर लेंगे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हाई कोर्ट का केस ख़त्म कर दिया। और हाई कोर्ट आज तक जब चार्जशीट नहीं लगाई गई तो मैंने चार्जशीट सबमिट करने के लिए हाई कोर्ट में अपील की थी कि चार्जशीट पुलिस सबमिट नहीं कर रही है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया था कि लास्ट 90 डेज की प्रोग्रेस रिपोर्ट डे बाई शपथ पत्र के माध्यम से पुलिस सबमिट करे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट उसको चेक करेगा कि पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है। 22 फरवरी तारीख लगाई थी, लेकिन संयोगवश उस दिन हमारा 84 नंबर था केस का, लेकिन वो नंबर उस दिन नहीं आ पाया। 81 तक केस सुने गए थे हाई कोर्ट में। अभी उसकी 2-4 दिन में डेट मिल जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि आगे उसमें क्या कार्रवाई चल रही है। लेकिन मैं माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाकी मैं पुलिस से और धामी सरकार से भी बोलना चाहूँगा कि 1 साल हो गया आप लोगों को सोते हुए, कम से कम आप जाग जाओ। अगर ये घटना आपके परिवार के साथ होती,
आपकी पत्नी, आपके बच्चों के साथ अगर घटना होती तब भी क्या आप सालों तक ऐसे ही सोते रहते? क्यों आप लोग राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हो? ये राजनीतिक नेता कभी किसी के नहीं होते। आपको नौकरी करना है, आप ईमानदारी से नौकरी करो। ईमानदारी से नौकरी करोगे तो आज आपके बच्चों को भी आपके ऊपर गर्व होगा। नहीं तो कल से ये बच्चे भी आप ही को बोलेंगे, सेम सेम करके आपके लिए बोलेंगे कि हमारे माँ बाप ने ये क्या करा कि एक परिवार को न्याय नहीं दिला पाए। आज तक मुझे बहुत अफसोस है, लगातार मैं इतना टैक्सेस देता हूँ गवर्नमेंट को, सब कुछ देता हूँ, इस देश में रह रहा हूँ, मुझे शर्म आती है इस देश में रहने की कि जो देश में मेरी परिवार की सुरक्षा नहीं हो पाई, मेरे परिवार को सुरक्षा नहीं दे सका जो गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के लिए धिक्कार है। आज ये बीजेपी या कांग्रेस, मेरे को किसी पार्टी से मैं कोई वो रिलेशन नहीं रखता हूँ, मैं अपना एक निष्पक्ष व्यक्ति हूँ। कई पार्टी के लोग भी मेरे पास में आए थे कि हम लोग आपका सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं अपने घर की घटना को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैं अकेले ही संघर्ष कर रहा हूँ। आज भी लगातार संघर्ष कर रहा हूँ और किसी भी हालत में मुझे न्याय चाहिए है इस घटना का। कहीं ऐसा ना रहे कि मुझे न्याय पाने के लिए या तो परिवार के साथ सुसाइड करना पड़े, कि मेरे परिवार के साथ सुसाइड करूँ उसके बाद मुझे न्याय मिले। और अगर गवर्नमेंट नहीं न्याय देती तो शायद हो सकता है कि हम लोग लास्ट में इसी हद तक जाएंगे कि पूरा परिवार सुसाइड करके और पूरा पुलिस प्रशासन के सामने जाके सुसाइड करेंगे कि लो अब आप देखो कि आप न्याय दिला सकते हो या नहीं दिला सकते हो। उच्च न्यायालय से देखता हूँ मैं, जब तक आदेश आ रहे, जब तक मैं इंतजार कर रहा हूँ कि क्या आदेश आता है, उसके बाद मैं अपने जीवन का अगला फैसला करूँगा। प्रवीण जी, ऐसी भी सूचनाएं मिली हैं, ऐसी जानकारियां हैं, इस बीच धमकियां कुछ मिली हैं, ये बड़ा अहम पार्ट भी था जिसके लिए आप हाईकोर्ट गए थे, जिसके लिए आपने पूरी शिकायत की, क्योंकि सुरक्षा क्यों मांगी गई? क्योंकि बड़ी घटना हुई, आपके घर में लोग घुसे, उसके बाद क्योंकि ये एक साल में और क्या चीज़ें हुई, धमकियां किस तरीके की थी, क्या उसके बाद कुछ लोग आए, उसके बाद क्या ये बहुत महत्वपूर्ण था इन एक सालों में, वो बताइएगा। सर अभी कुछ समय पहले एक तो एक गाड़ी से मेरे को एक्सीडेंट करके मारने की कोशिश की गई थी, जिसकी शिकायत मैंने एक पुलिस चौकी जाखन में की थी, लेकिन पुलिस चौकी जाखन ने आज तक उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा। मैंने गाड़ी नंबर भी नोट करके पुलिस को दिया था, वीडियो भी बना के दिया था, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। इसके बाद मुझे 2 करोड़ रुपये का ऑफर भेजा गया था कि आप 2 करोड़ रुपये लेके समझौता कर लो। क्या किसी के पूरे जीवन के मान सम्मान की कीमत 2 करोड़ रुपये है? उसके जीवन का मान सम्मान कोई कीमत नहीं रखता है। ये लोग क्या करते हैं कि किसी भी घर पर हमला करेंगे, पैसा देंगे, दबाव देंगे, गुंडागर्दी करेंगे कि समझौता करके उस चीज़ को ख़त्म कर दो। फिर मुझे अभी इन्हीं के किसी व्यक्ति ने, कोई इनके संगठन के लोग थे जो आए थे, मेरे से बोला कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो और आपको राज्य मंत्री बनवा देते हैं और आप है ना सारे केसेस ख़त्म कर दो, हम लोग तो एक ही लोग हैं और आपको हम राज्य मंत्री का दर्जा दिलवा देते हैं। मैंने मना कर दिया, मैं ना मुझे राज्य मंत्री चाहिए ना मुझे पैसा चाहिए, मेरे को न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय जो भी फैसला करेगा उस पर मुझे भरोसा है, क्योंकि मेरे पास एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एविडेंस सारे क्लियर है, इन लोगों ने जो क्राइम करा उसका सारा एविडेंस मेरे पास में है। उस एविडेंस के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर न्यायालय ने एविडेंस ठीक से देखे तो मुझे न्याय मिलेगा और ये सब लोग जेल जाएंगे। जेल से बचने के लिए इन लोगों ने कई प्रकार से वो करा। इसके बाद कुछ समय पहले, अभी मेरे को लगभग 1 सप्ताह पहले ही एक और मेरे पास में कुछ मैसेज आया कि या तो समझौता कर लो या शहर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो पूरे परिवार को मरवा देंगे। ठीक है, आप मरवा दो। कौन व्यक्ति अमर होकर आया? आज एक दिन मैं मरूंगा, आज मेरी बारी, कल आपकी बारी भी रहेगी, कल आप भी मरोगे। अगर मेरी मौत आपके हाथ से लिखी होगी तो होगी, मेरी मौत सिंपल वे में लिखी होगी तो सिंपल वे में होगी। तो मैं मौत से नहीं डरता हूँ, ना ही मैं मौत से डरूंगा। मुझे अपने परिवार के लिए न्याय चाहिए, हर हाल में न्याय चाहिए, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मुझे न्याय चाहिए। बस इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि सरकार को निष्पक्ष काम करना चाहिए और निष्पक्ष काम करते हुए सरकार को मेरे केस को संज्ञान में लेते हुए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। पर ये बड़ी कमाल की बात है प्रवीण जी कि राज्य मंत्री और इसका ऑफर देना, 2 करोड़ का ऑफर देना, आप देखिएगा, समझिएगा कि प्रवीण जी सक्षम आदमी थे, इसलिए न्याय के दरवाजे तक भी पहुंच पाए। पर अगर ये ऐसे व्यक्ति के साथ होता तो शायद इतना सक्षम ना हो, तो वो क्या करता, उसे कैसे इंसाफ मिलता? ये बड़ा सवाल है प्रवीण जी। आपको राज्य मंत्री का ऑफर आ गया, आपको 2 करोड़ रुपए का ऑफर आ गया, और समझिएगा कोई बहुत बड़ा पहलू है कि एक न्याय के लिए
एक न्याय की आवाज़ उठाने के व्यक्ति, जिसके परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हो, जिसका आत्मसम्मान उन दिनों उस घटना से चला गया हो, जिसकी बीवी को सरेआम पीटा गया हो, जिनके बच्चों को, जिन्हें खुद वहाँ पर पीटा हो सड़क में ले जाकर। पर प्रवीण जी, कितना मुश्किल मानते हैं आप कि ये जो प्रोसेस है, जो ये पूरा सिस्टम है, सक्षम और जो वो व्यक्ति जिसके पास ये नई चीज़ें हैं, ये उपलब्धि, उनके लिए कैसे मानते हैं? सर, आज की तारीख में आप देखिए कि मेरे को हजारों लाखों घटनाएं ऐसी हुई है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सक्षम होते नहीं है, दूसरी सक्षम के साथ साथ लोगों में हिम्मत नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप सक्षम हो तभी आप आवाज़ उठाओ। अगर एक गरीब व्यक्ति भी अगर उसमें हिम्मत है तो वो हिम्मत से आवाज़ उठाएगा तो उसको न्याय मिलेगा। आज मैं जानता हूँ न्याय मिलने में बहुत देरी होती है, कई चक्कर आदमी का पूरा जीवन खत्म हो जाता है खाली न्याय के चक्कर काटते काटते। लेकिन आपको सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। मैं तो सबसे यही बोलूँगा कि सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। मेरे को भी धमकियाँ लगातार मिलती रही, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा और आगे भी मैं पीछे नहीं हटूँगा। आज भी सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर किसी के साथ घटना होती है तो वो आवाज़ उठाए, और अगर उसमें सक्षमता नहीं है तो मुझसे किसी भी प्रकार का सपोर्ट लेने की अगर सच्चाई है तो मैं उसमें किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट करूंगा, खुल के सपोर्ट करूंगा, हर तरीके से सपोर्ट करूंगा। अगर उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या किसी प्रकार से न्यायालय से वकील करने में या किसी प्रकार की तकलीफ होती है, हर तरीके से मैं उसको सपोर्ट करके उसको न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति को सपोर्ट चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। प्रवीण जी, आखिरी सवाल करूंगा आपसे। एक साल में लोगों में क्या बदलाव दिखा है आपके प्रति? ये बड़ा सवाल है। वो दौर और आज वर्तमान के दौर में कितना बदलाव लोगों में है, कितना लोग विश्वास आप पे अब करने लगे हैं जो उस समय था? क्योंकि आप सचिव हैं आज भी, वर्तमान में भी एसेंशियल वैली ग्रीन के। उस दौरान पे और आज वर्तमान में जो ये लड़ाई है, कितना बदलाव आप में भी हुआ है, आपके परिवार में भी हुआ है? क्योंकि एक लड़ाई के बाद इंसान हमेशा निखर के बाहर आता है, तो क्या ये निखार आप में भी आया, आपके परिवार में भी आया? सर, उस समय जब घटना हुई थी उस समय तो बस ये लग रहा था कि आप जीवन कैसे चलेगा। लेकिन मैंने देखा पब्लिक ने सपोर्ट करा है। पब्लिक को, सबको, पूरे शहर को मेरी घर की घटना मालूम है। पूरा शहर जानता है कि इनके परिवार के साथ बहुत गलत करा है। आज भी मतलब मेरी थिंकिंग थी कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे, लेकिन जब लोगों को सच्चाई पता चली तो सब लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई है। मैं देहरादून की शहर के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन सब लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई है, जिस हिम्मत के कारण मैं आज इन सब लोगों का मुकाबला कर रहा हूँ। और आज की तारीख में करीब 1200-1500 लोग मेरे साथ में हैं, जो पूरे आसपास के क्षेत्र के सब लोग मेरे साथ में हैं, जिनको पूरा विश्वास है कि ये व्यक्ति गलत नहीं है और इसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई है। इतने बड़े लोगों से लड़ना हर किसी की बस की बात नहीं है। कई लोगों ने मुझे ये भी चीज़ बोली गई है। मैंने बोला कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सबसे बड़ा होता है न्याय और अन्याय। आप अन्याय सहन करने वाला व्यक्ति भी एक मतलब मान के चलिए कि कायर कहलाता है। आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, न्याय के लिए जाओ, न्याय मिलेगा आपको। ठीक है, आपको अपने आप को सही साबित करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, जैसे मेरे को भी 1 साल पूरा लग गया है। लेकिन साल भर लगने के बाद आज मुझे थोड़ी सी संतुष्टि है कि हाईकोर्ट से मुझे एक राहत मिली है। आप देखिए, नगर निगम के अधिकारियों के पास कोई आदेश नहीं था, बिना आदेश के नगर निगम ने मेरा घर तोड़ा था। आज न्यायालय ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नगर निगम के 5 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद में पुलिस से भी मांगा गया कि पुलिस ने के पास नगर निगम ने कौन सा आदेश दिया था जिस कारण नगर निगम के साथ में पुलिस भेजी गई, उनको सपोर्ट किया गया। लेकिन पुलिस के पास भी कोई आदेश नहीं था नगर निगम का, बिना आदेश के भेजा। तो न्याय तो मिलता है, लेकिन कार्रवाई करने वाला व्यक्ति होना। कार्रवाई अगर आप करते हैं तो आपको न्याय मिलेगा। और बस इसके अलावा तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। बाकी तो सब कुछ समाज देख ही रहा, जो घटना मेरे घर की हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। तो 1 साल का इंतज़ार, और अब भी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है न्याय के लिए इंतज़ार प्रवीण जी कर रहे हैं। पर महत्वपूर्ण बात ये थी, गाड़ी चलाकर मारने की कोशिश, उसके बाद 2 करोड़ रुपए का ऑफ़र और बीजेपी जैसी पार्टी में राज्य मंत्री का ऑफ़र। तो बड़ा हास्यपद भी लगता है कि एक तरफ जहां न्याय की बात करने जो मांग रहा है उसको इस तरीके के ऑफ़र आते हैं, और साथ ही कितना लंबा इंतज़ार हो चुका है न्याय के लिए। और हाई कोर्ट में जाकर ज़रूर राहत मिली है प्रवीण जी को, पर जो एक किस्सा, जो घटना हुई है वो अचंभा करने वाली है, वो आश्चर्यचकित करने वाली है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर के हालात प्रदेश में क्या हैं।
1 साल से ज़्यादा का समय, और ना जाने कितने प्रवीण भारद्वाज होंगे। प्रवीण भारद्वाज जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ना जाने कितने प्रवीण भारद्वाज होंगे जिन्होंने हिम्मत नहीं की होगी। जैसे उन्होंने कहा कि सक्षम होना ज़रूरी नहीं, आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की है और लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, और उम्मीद है कि भविष्य में उन्हें न्याय मिलेगा। पर कब मिलेगा, क्या मिलेगा और कितना समय और लगता है, ये देखने वाली बात होगी। पर इस पूरे प्रकरण पर हमने निगाहें बनाई हुई है। इससे पहले भी हमने आपको ये पूरा मामला बताया था, पर 1 साल से ज़्यादा होने के बाद प्रवीण भारद्वाज जी कहाँ पाते हैं, इसको आपने सुना भी और समझा भी। इस बीच में क्या कुछ उनके परिवार ने देखा, उनके क्या उन्हें धमकियाँ मिली, क्या ऑफ़र मिले, ये सब आपने इसमें देखा है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे पता चले कि क्या कुछ आपके आसपास हो रहा है। और सिस्टम, जिस सिस्टम की हम लगातार बात कहते हैं और जिससे हम लगातार कहते हैं कि अब राम राज्य आ गया है, तो इस राम राज्य का एक बड़ा उदाहरण प्रवीण भारद्वाज जी हैं। उनसे सुना आपने जो उनकी आप बीती है। इस पूरे प्रकरण पे हम नज़र बनाए हुए हैं। तब तक के लिए ऐसे ही आप देखते रहिए और जुड़े रहिएगा उत्तराखंड हलचल के साथ।